विटामिन B2 में हम पढ़ रहे थे त्वचा पर घाव, होंठ का फटना, जीभ पर छाले पड़ना, WBC में कमी, यौवन के विकास में रुकावट, बालों का गिरना, ये राइबोफ्लेविन की कमी से, विटामिन B2 की कमी से हो रहा था। विटामिन B3 निकोटिक अम्ल, ठीक है, नियसिमिक बोलते हैं। पेलाग्रा रोग हो जाता है जिसमें अतिसार, त्वचा का रोग, पागलपन हो जाता है, नाड़ी विकार भी हो जाता है, नाड़ी विकार भी हो जाता है। तत्पश्चात विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, चर्म रोग, रक्त की कमी, भूख का नहीं लगना, शारीरिक वृद्धि रुकना, अनिद्रा, मानसिक रोग इत्यादि हो जाते हैं। अगला है विटामिन B7 जिसको बायोटिन कहते हैं, जिसको बायोटिन हम पढ़ चुके हैं। त्वचा के रोग, शरीर में दर्द, लकवा, भूख नहीं लगना, मानसिक चेतना, बालों का झड़ना, ये विटामिन B7 की कमी से है। विटामिन B5 पेंथोनिक अम्ल, पेंटेथोनिक अम्ल, अनिद्रा, पेट की समस्याएं, कमजोरी, निम्न रक्तचाप, चिड़चिड़ापन आदि इससे हो जाती है। फोलिक अम्ल, रक्त अल्पता, आरबीसी की कमी, पाचन क्रिया में असंतुलन, शारीरिक वृद्धि में रुकावट आदि इस फोलिक एसिड की कमी से, B9 की कमी से होता है। कोबालामिन, रक्त अल्पता, एनीमिया, नाड़ी विकार, हीमोग्लोबिन में कमी, थकान, कमजोरी, अस्थि मज्जा में गड़बड़ी इत्यादि ये प्रकार के रोग। तो ये रोग विटामिन के हैं। इसके साथ विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी रोग, चिड़चिड़ापन, शरीर की वृद्धि में रुकावट, दांतों का कमजोर होना, एनीमिया, जोड़ों का दर्द, त्वचा विकार आदि। इस प्रकार ये सारे विटामिन के हमने डिजीज पढ़ लिए, स्रोत पढ़ लिए और इनके कार्य पढ़ लिए। ये पूरी टेबल अच्छे से स्मरण रखनी है, टेबल स्मरण रखनी है। खनिज लवण अकार्बनिक होते हैं, ठीक है। विटामिन कार्बनिक होते हैं, ये वो ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। मानव शरीर कुल भार का 96% भाग जल, कार्बोज, वसा और प्रोटीन से मिलकर होता है। शेष 4% भाग खनिज लवणों का और विटामिन का होता है। 96% भाग में जल, कार्बोज, वसा और प्रोटीन, और शेष में 4 में विटामिन और खनिज लवण। खनिज लवण भी दो प्रकार के हैं, निर्माणात्मक बॉडी बिल्डिंग फंक्शंस और नियामक रेगुलेटरी फंक्शंस। निर्माणात्मक कार्य में खनिज लवण शरीर में अस्थियों का निर्माण, दांतों का निर्माण, पेशी ऊतकों का निर्माण, तंत्रिका तंतुओं का निर्माण, हीमोग्लोबिन का निर्माण, हार्मोन्स के निर्माण इत्यादि में सहयोग करते हैं। तो ये इनका हो गया निर्माणात्मक कार्य, बॉडी बिल्डिंग फंक्शन। दूसरा नियामक संचलन का कार्य, रेगुलेटरी फंक्शंस। खनिज लवणों द्वारा शरीर में नियामक कार्यों में रासायनिक क्रियाओं का नियमन, रेगुलेशन ऑफ केमिकल एक्टिविटी, और उन पर कंट्रोल भी। रक्त में अम्ल क्षार संतुलन, ब्लड में एसिड बेस बैलेंस, हृदय की धड़कन का नियंत्रण, कम होना न अधिक होना, नाड़ी संस्थान में संवेदनशीलता, नर्वस सिस्टम में संवेदनशीलता को बनाए रखता है। अब इसके भी स्रोत, कार्य और कमी का प्रभाव। कैल्शियम, रिकेटस रोग होना, ओस्टियोपेरेसिया, अस्थियों का दुर्बल होना, कैल्शियम की कमी से है। फास्फोरस, भूख नहीं लगना, थकावट, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, अस्थियों में दांतों की दुर्बलता, अस्थि विकार, जोड़ों में दर्द, ये कैल्शियम के बाद फास्फोरस। अब सोडियम, सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रोमिया रोग हो जाते हैं। हीट क्रैम्पस, पेशियों में पीड़ादायक संकुचन, ऐसा संकुचन जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है। कमजोरी, जी मिचलाना, हाथ पैर व पेट की पेशियों में ऐंठन होना, ये सोडियम की कमी से, ये सोडियम की कमी से। तो हाइपोनेट्रोमिया। पोटेशियम, हाइपोक्लीमिया रोग हो जाता है, गुर्दों का क्षय, हृदय गति का अनियमित होना या बढ़ जाना इत्यादि, ये पोटेशियम की कमी से होते हैं। मैग्नीशियम, इसकी कमी से मांसपेशी थकान, निराशा अनुभव, डिप्रेशन, अवसाद, चिड़चिड़ापन, हाथ पैरों की पेशियों में पीड़ादायक संकुचन, वही चुभने वाला संकुचन, तो ये मैग्नीशियम की कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है। लोह तत्वों से रक्त में कमी, एनीमिया, बच्चों में, किशोर बालिकाओं में सबको रक्त की कमी हो जाती है। ये लोह तत्व। ताम्र, रक्त की कमी, शरीर का भार कम होना, बाल का श्वेत होना, हृदय की मांसपेशियों के कार्य में कमी आ जाना, लॉस हो जाना, ये तांबे तत्व की कमी होती है शरीर में, इसलिए होता है। आयोडीन, गलगंड रोग, क्रिटिनिज्म, मैक्सिमिडा, इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। जल रूप में आहार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वहां 60%, लेकिन ये सच में 73% भाग है, लगभग जितना प्रकृति का है उतना 71 के करीब जल होता है,
ठीक है, आधुनिक रूप से 73% मतलब 70 to 73% जल की मात्रा है। शरीर में जल की कमी से पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है, हम पढ़ चुके हैं। अब पौष्टिक आहार कितना, किसको कितना, ये स्मरण होना चाहिए। ठीक है, प्रौढ़ पुरुष के लिए है तो कितना किलो कैलोरी, अधिक क्रियाशील व्यक्ति को, अधिक श्रमशील को 3800 किलो कैलोरी व्यक्ति लेना है प्रौढ़ पुरुष को। ठीक है, मध्यम क्रियाशील को 2875 किलो कैलोरी, कम क्रियाशील को 2425 किलो कैलोरी। ये पौष्टिक भोजन की मात्रा है शरीर में, इसमें रखना है। प्रोटीन 60 ग्राम तीनों के लिए, कैल्शियम 0.4 ग्राम, लोह तत्व 28 मिलीग्राम में है। ठीक है, विटामिन ए माइक्रोग्राम में 600, कैरोटीन माइक्रोग्राम में 2400, थायमीन मिलीग्राम में 1.6, 1.4, 1.4, और फैट 20 ग्राम की जगह 30 ग्राम होगा। ठीक है, तीनों को, अधिक श्रम, कम श्रम, मध्यम श्रम, तीनों को भी वसा 30 ग्राम कम से कम, प्रोटीन 60 ग्राम कम से कम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। अब प्रौढ़ महिलाओं में, पुरुषों में 2800 से 2400, ठीक है, कम क्रियाशील में 2400, सबसे अधिक 3800 और मध्यम में 2800, तो 3800 से 2400 के बीच में फ्लेक्शन था। अब प्रौढ़ महिला में अधिक क्रियाशील को 2925, मध्यम क्रियाशील को 2225, कम क्रियाशील को 1875, गर्भावस्था में 3225 और धात्री जो दूध पिलाने वाली है उनको 3475। सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, तो शायद प्रश्न आया भी है, सबसे अधिक किसकी कैलोरी होनी चाहिए, धात्री की, गर्भावस्था में, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। तो ये 5 प्रकार का, धात्री दूध पिलाने वाली सबसे अधिक, गर्भावस्था दूसरे नंबर, अधिक क्रियाशील तीसरे नंबर, मध्यम चौथे नंबर और कम क्रियाशील 5वें नंबर। प्रोटीन तो हमने पहले ही पढ़ लिया, धात्री दूध माता को 75 ग्राम प्रोटीन, गर्भावस्था 65, बाकी 50 और फैट वही 30 ग्राम लगभग, और जहाँ 30 है गर्भावस्था में वहाँ 40 ग्राम और यहाँ 45 से 50 ग्राम धात्री को, ये ध्यान रखना है। अब किशोर अवस्था में पौष्टिक तत्व, तो किशोर अवस्था के लिए लड़के के लिए 2450 किलो कैलोरी और लड़की के लिए 2060 किलो कैलोरी। लड़के के लिए 70 ग्राम प्रोटीन, लड़की के लिए 65 ग्राम, उसके लिए 30 ग्राम, 22 की जगह 30। इसी प्रकार 16 से 18 वर्ष के लिए तो लड़की के लिए वही किलो कैलोरी है, लेकिन लड़के के लिए 2640 हो गया, 190 किलो कैलोरी बढ़ गया, तो 8 ग्राम प्रोटीन बढ़ गया, इधर प्रोटीन वही लगभग। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोटीन, वसा और कैलोरी, इसमें लड़का लड़की किशोर अवस्था में, उससे पहले प्रौढ़ पुरुषों में पढ़ा, प्रौढ़ महिलाओं में पढ़ा। ठीक है, अब किशोरों में पढ़ा, हम लोगों ने किशोरों में पढ़ा। अब बालक में 4 से 9, 10 से 12 और 10 से 12। ठीक है, बाल्यावस्था में 1690 सभी के लिए। ठीक है, लड़के 10 से 12 वर्ष के लिए 2190 और लड़की के लिए 1970 किलो कैलोरी। प्रोटीन बाल्यावस्था में 30 ग्राम पुरुष के लिए, 54 ग्राम लड़की के लिए और 57 ग्राम लड़का लड़की दोनों 12 वर्ष के लिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोटीन और वसा इसमें ध्यान, और ऊर्जा, तो ये ऊर्जा सबकी ध्यान रखनी है। अब विभिन्न खाद्य समूह, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो खाद्य पदार्थ अलग अलग पदार्थ किसमें क्या होते हैं, तो गेहूं, चावल, जौ, जवार, बाजरा, इन अनाजों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाई जाती है। दाल और बीन्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बी पाए जाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। फल में भी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। मूंगफली, नारियल, तिल, सरसों, ये जो तेल और वसक पदार्थ है, इनमें वसा और विटामिन पाए जाते हैं, दूध और दूध से पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों, विटामिन, खनिज लवण पांचों, दूध और दूध से बने पदार्थ में पांचों पाए जाते हैं। और चूंकि दूध है तो छठा जल भी है इसमें। गुड़, बूरा, मधु, शहद, मिश्री, इनमें कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, इस प्रकार ये भोजन को हमने विभाजित किया है। अब और प्रकार से विभाजित, अनाज आ गए,
तो अनाज में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें है ये देखना है। तो ज्वार में सबसे अधिक प्रोटीन है, प्रति 100 ग्राम में 93.97 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है। इसी प्रकार वसाओं में अनाज में सबसे अधिक वसा बाजरा में है 5.43 ग्राम। सबसे अधिक फैट किस अनाज में? तो बाजरा। ठीक है। सबसे अधिक प्रोटीन ज्वार, दूसरे नंबर पे बाजरा, तीसरे नंबर पे गेहूं। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? चावल 78.2, और उसके बाद 67 ज्वार, उसके बाद ज्वार। फिर फाइबर सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो जौ में 15.64, जौ का 15.64 ये सबसे अधिक पाया जाता है। ये ध्यान रखना है किसमें फाइबर सबसे अधिक जौ में पाया जाता है। जौ के पश्चात 11.49 नहीं 12.24 मक्के में, दूसरे नंबर मक्के, और तीसरे नंबर पे रागी। अब रागी और अन्य दिए हुए हो, ज्वार दिया हुआ हो, बाजरा दिया हुआ हो, गेहूं दिया हुआ हो, चावल दिया हुआ, तो रागी आएगा। लेकिन ज्वार और मक्का आएगा तो फिर ये आगे निकल जाएंगे, ये आगे फाइबर में निकल जाएंगे। सॉरी, फाइबर में एक तो जौ निकलेगा और एक मक्का निकलेगा। नंबर 1 पे जौ और नंबर 2 पे मक्का। इस प्रकार लोहा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो बाजरे में 6.42 ग्राम। कैल्शियम सबसे अधिक कैल्शियम 39 ग्राम गेहूं में पाया जाता है। किसमें? गेहूं में। तो ये, लेकिन रागी में ये 364 कैल्शियम मिलीग्राम। हाँ, तो सबसे अधिक कैल्शियम रागी में पाया जाता है 364 मिलीग्राम। ये ध्यान रखना है, सबसे अधिक कैल्शियम रागी में। लोहा भी रागी में सेकंड नंबर पाया जा रहा है बाजरा के पश्चात। ठीक है। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना है किसमें कौन सबसे अधिक है। पोटेशियम भी रागी में सबसे अधिक। ऊर्जा, ऊर्जा के आधार पर देखोगे तो सबसे अधिक चावल 353, 347 बाजरा, 334 ज्वार, 334 मक्का, 321 गेहूं, 320 रागी। सबसे कम ऊर्जा जौ में 315 पाई जाती है। ये ध्यान रखने, ये ध्यान रखने। अब दालों का पोषण मूल्य, तो किस दाल में सबसे अधिक प्रोटीन? सोयाबीन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तत्पश्चात 24.35 के रूप में मसूर, और मसूर के बाद मूंग, ये इत्यादि रखने हैं। फिर फैट किस दाल में सबसे अधिक? तो सोयाबीन 19.82 ग्राम। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किसमें है? तो अरहर, अरहर की दाल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद मूंग दाल में है, और मूंग के बाद मोठ की दाल में है। ये ध्यान रखना है। फाइबर किन दालों में सबसे अधिक पाया जाता है? तो सोयाबीन में फाइबर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक ऊर्जा की दृष्टि से देखोगे तो 381 के रूप में सोयाबीन में ही सबसे अधिक है। सोयाबीन में फिर 330 के रूप में अरहर में आता है, अरहर में आता है। तो ये ध्यान रखने हैं ऊर्जा कौन सा तो सबसे अधिक है, ये स्मरण रखोगे तभी काम चलेगा। इसमें 2 ही प्रश्न आते हैं तो सारे के सारे डाटा स्मरण रखना है। दूध और दूध से पदार्थ पोषक मूल्य, उनमें इनका मात्रा पोषक तत्वों का, तो गाय का दूध में जल 87.5% है। ठीक है। गधे के दूध में 89.9, माता के दूध में 88। तो सबसे अधिक जल किसमें? गधे के दूध, गधे के बाद माँ का दूध। ये ध्यान रखना है, माँ के बाद गाय का दूध, गाय के बाद बकरी का, बकरी के बाद भैंस का दूध। सबसे अधिक प्रोटीन भैंस के दूध, ये प्रश्न आया हुआ है 3.68 ग्राम। सबसे अधिक प्रोटीन किसके दूध पर? भैंस के, उसके बाद में गाय का। ठीक है। सॉरी, बकरी का दूध, बकरी के बाद गाय का, और गाय के बाद गधे, गधे के बाद माता का दूध। ये ध्यान रखना है। फिर सबसे अधिक कार्बोज, तो ये भी भैंस के दूध में ही कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, भैंस के बाद माता के दूध में, और फिर गधे के दूध में। ऊर्जा सबसे अधिक भैंस के, फिर गाय का, फिर बकरी, फिर माता का, फिर गधे का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फैट सबसे अधिक भैंस के दूध में ही पाया जाता है, फिर गाय के दूध में, और गाय के दूध से भी अधिक बकरी के दूध में। ठीक है, बकरी के दूध के बाद फिर गाय का दूध। अब दूध से बने पदार्थों के पोषक मूल्य, तो दही में प्रोटीन
3.1। लेकिन सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? खीर में पाई जाती है, 24.1 ग्राम। पनीर, छाछ, घी और सूखा मेवा, सूखा खोया, मावा, ठीक है, तो इनमें सबसे अधिक खीर में प्रोटीन पाई जाती है। वसा, फैट सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो वो भी खीर में, 25.1%। कार्बोज सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट खोया में पाया जाता है, 16.53 ग्राम। और पनीर में दूसरे नंबर पे। सबसे अधिक ऊर्जा पनीर में 200 नहीं, खीर में, वही सब खीर ही इसमें आगे, प्रोटीन में भी आगे, वसा में भी आगे हैं, और उसके बाद ऊर्जा में भी 348, तत्पश्चात 315 मावा, फिर छाछ, फिर पनीर, और फिर दही, इस प्रकार ये ध्यान रखने हैं। इस प्रकार लोहा किसमें है, कैल्शियम किसमें है सबसे अधिक? 790। खीर में ही कैल्शियम सबसे अधिक प्राप्त हो रहा है। अब है वसा और तेलीय पदार्थों में पोषक मूल्य। तो किस वसीय पदार्थ या तेलीय पदार्थ में प्रोटीन सबसे अधिक है? तो देखने पर मूंगफली में प्रोटीन, जो कि सोयाबीन के बाद दूसरे नंबर पर, 23.65 ग्राम। उसके बाद तिल में 21.7 ग्राम, और अन्य। वसा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो वसा के लिए देखोगे तो अखरोट सबसे अधिक, 64.27% अखरोट में वसा पाया जाता है। उसके बाद नारियल, उसके बाद बादाम, उसके बाद उसके बाद काजू, उसके बाद तिल, उसके बाद सरसों, उसके बाद मूंगफली, ये वसा। अब कार्बोज सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? 17.2, मूंगफली में नंबर नहीं, सॉरी, काजू में ही सबसे अधिक कार्बोज पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट काजू नंबर 1, मूंगफली नंबर 2। तो यहाँ ध्यान रखना, काजू में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और फैट सबसे अधिक अखरोट में पाया जाता है, प्रोटीन सबसे अधिक मूंगफली में पाई जाती है, और सबसे अधिक ऊर्जा अखरोट में 671 के रूप में पाई जाती है, और दूसरे नंबर पे नारियल में ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है। फाइबर के लिए आओगे नीचे, तो सबसे अधिक फाइबर तिल में पाया जाता है, 16.99 ग्राम, और नारियल में 15.88 ग्राम दूसरे नंबर पे। तो ये भी किसका कौन सा आ सकता है, एक प्रश्न आ जाता है, जैसे भैंस के दूध सबसे अधिक प्रोटीन होता है, तो ये सब आ जाते हैं। तो प्रत्येक पर्टिकुलर दूधों में ये अलग अलग श्रेणी है, इनके हाईएस्ट चीज किसकी है? फर्स्ट, सेकंड, दो, पहले दो आपको पता होना ही चाहिए। अब सकरा पदार्थों के पोषक तुल्य, तो गुड़, शहद, गन्ने का रस और खजूर, इनमें प्रोटीन सबसे अधिक खजूर में 2.38%, 2.838%। फिर वसा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो गन्ने के रस में 0.4%। अब कार्बोहाइड्रेट्स गुड़ में सबसे अधिक 84.87%, ठीक है, शहद में दूसरे नंबर, खजूर में तीसरे नंबर, गन्ने के रस में सबसे कम। ऊर्जा सबसे अधिक किसकी है? तो गुड़ की सबसे अधिक, खजूर की दूसरे नंबर पे, सॉरी दूसरे नंबर पे शहद की, तीसरे पे खजूर की। ये ध्यान, ऊर्जा, कार्बोज, वसा, प्रोटीन, ये चार चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो देखना ही देखना है, बाकी फिर महत्वपूर्ण ऐसी दृष्टि डाल सकते हैं। अब फलों के पोषक मूल्य, आम, नींबू, अंगूर, मौसमी, सेब, केला, अमरूद, पपीता, प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? तो अमरूद 1.44 ग्राम, ठीक है। फिर फैट सबसे अधिक किसमें पाया जा रहा है? तो सबसे अधिक फैट नींबू में 0.75 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक कार्बोज किसमें पाई जा रही है? कार्बोहाइड्रेट किसमें है? तो केले में, ठीक है। प्रोटीन भी केले में, सॉरी अमरूद में प्रोटीन सबसे अधिक, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक केले में, केले के बाद सेव में कार्बोहाइड्रेट। अब फाइबर सबसे अधिक इस फलों में किसमें पाया जाता है? तो देखने पर देखेंगे तो सबसे अधिक अमरूद में 8.59% फाइबर पाया जाता है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर पपीते में फाइबर है। ऊर्जा सबसे अधिक कौन देता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा केला, किलो कैलोरी, 110 किलो कैलोरी प्रति 100 ग्राम में ऊर्जा केला सबसे अधिक देता है। दूसरे नंबर पर सेब दे रहा है, तीसरे नंबर पर अंगूर दे रहा है। तो ये रखना है, ये याद रखने हैं।
अब सब्जियों के पोषक मूल्य, पालक, सरसों, हरा धनिया, पत्ता गोभी, बथुआ, करेला, भिंडी, टमाटर। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो हरे धनिये में प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद सरसों के साग में, ये इसमें रखना है। फैट सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो हरे धनिये में फैट 1.14 ग्राम सबसे अधिक पाया जाता है। तत्पश्चात सरसों के साग में फैट। अब कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो वो भी हरे धनिये में 9.43 ग्राम सबसे अधिक पाया जाता है। और भिंडी में फिर दूसरे नंबर पे। फाइबर, रेशा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो रेशे के लिए भिंडी सबसे अधिक 4.08 और भिंडी के पश्चात बथुए में 4.1। ऊर्जा सबसे अधिक ऊर्जा किसके भीतर है? तो सरसों के साग, सॉरी, हरा धनिया में सबसे अधिक ऊर्जा 72 और दूसरे नंबर पर वही सरसों का साग। तो प्रोटीन में भी सबसे आगे हरा धनिया है, वसा में भी हरा धनिया है, कार्बोहाइड्रेट में भी हरा धनिया है, फाइबर में ये है भिंडी, और ऊर्जा में भी हरा धनिया सबसे आगे है। तो अन्य विटामिन भी आप देख लेंगे, लोह तत्व वगैरह देख लेंगे। अब जड़ वाली सब्जियों के पोषक तुल्य, गाजर, शकरकंद, ठीक है, मूली, चुकंदर, आलू, सिंघाड़ा, ककड़ी, प्याज, इनमें से तो इनमें सबसे अधिक प्रोटीन चुकंदर की है 1.95 ग्राम, 1.95। ठीक है, सबसे अधिक चुकंदर के बाद आलू, और आलू के बाद प्याज, ये प्रोटीन है। सबसे अधिक फैट किसमें है? तो वसा के लिए जाएंगे सबसे अधिक, तो गाजर में ही फैट है सबसे अधिक 0.47 ग्राम। अब कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किसमें है? तो शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक है। नंबर 2 पे सिंघाड़ा, नंबर 2 पे सिंघाड़ा, शकरकंद और सिंघाड़ा, ये कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक है। और फाइबर के लिए देखोगे तो सबसे गाजर में ही फाइबर सबसे अधिक है, और नंबर 2 में शकरकंद है, नंबर 2 में शकरकंद। ऊर्जा की दृष्टि से देखोगे तो शकरकंद में ऊर्जा सबसे अधिक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक है 108.99 ग्राम। इस प्रकार ये सारे के सारे हमारे निचोड़ हो गए। सारणियां आपको जो मैक्सिमम है लोहा किसमें है, ये एक मतलब मस्तिष्क में रहना चाहिए। 2-3 प्रश्न इससे आएंगे तो वो गलत नहीं होंगे। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में, अनाज में सबसे अधिक फाइबर जौ में पाया जाता है, तत्पश्चात मक्का, रागी और बाजरे में। अमरूद विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। कैरोटीनॉइड सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। विटामिन B9 सबसे अधिक हरा धनिया में पाया जाता है, फॉलिक एसिड, ठीक है। गुड़ में कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक कैल्शियम तिल में पाया जाता है, तिल के बीज में। मक्खन विटामिन ए का सर्वोत्कृष्ट साधन है। विटामिन ए की कमी के लिए कुछ समस्या, तो बटर मक्खन। इस प्रकार ये अपना हुआ। अब है मेटाबॉलिज्म, अब है मेटाबॉलिज्म। इससे पहले कुछ पूछना हो तो पूछ लेंगे, फिर आगे मेटाबॉलिज्म करके इसको पूरा। अगला है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जीवन को बनाए रखता है, शरीर की समस्थिति को, होम्योस्टेसिस को प्रगति देता है। ठीक है। चय अपचय मेटाबॉलिज्म क्रिया में भोजन के पोषक तत्वों का शरीर के ऊतकों द्वारा उपभोग होने वाली ऊर्जा या शक्ति में परिवर्तन होता है। चयापचय क्रिया में भोजन के पोषक तत्वों का शरीर के ऊतकों द्वारा उपभोग होने वाली ऊर्जा या शक्ति में, जो भी भोजन किया तो वो पोषक तत्व ऊतक कितना उपभोग कर रहे हैं उस हिसाब से ये मेटाबॉलिज्म होती है। इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड का उत्पादन, प्रोटीन्स का संश्लेषण, कोशिकाओं की रचना, कोशिकीय व्यर्थ पदार्थों का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्पादन आदि क्रियाओं को भी ये संचालित करता है। कौन? चयापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म। ये 2 प्रकार का है, उपचय और अपचय, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया एनाबॉलिज्म कहलाती है और कोशिकाओं के टूटने की प्रक्रिया कैटाबॉलिज्म कहलाती है। तो छोटे से बड़ा बनना एनाबॉलिज्म है, और बड़े से टूटना, छोटा होना क्या है? कैटाबॉलिज्म है। क्या है? कैटाबॉलिज्म है। ठीक है। तो अपचय बड़े अणुओं का विघटन, ग्लूकागोन का ग्लूकोज में बदलना अपचय कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। ग्लूकोज का ग्लूकागोन में बदलना एनाबॉलिज्म कहलाएगा, एनाबॉलिज्म।
जिसमें जुड़े हैं वो एनाबॉलिज्म उपचय हैं, जिसमें घटे हैं वह अपचय है, वह अपचय, ये ध्यान रखना है। तो अपचय बड़े अणुओं का विघटन करने वाली मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं का एक समूह है। इसमें भोजन के कणों का विघटन एवं ऑक्सीकरण होता है। अपचयी प्रक्रियाओं का उद्देश्य उपचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा और पदार्थ उपलब्ध करवाना है। जैसे ग्लूकोज है, इंसुलिन की सहायता से ग्लाइकोजन में बदलना, ये एनाबॉलिज्म है, ये एनाबॉलिज्म है। अब ग्लाइकोजन है, अभी ऊर्जा को शरीर की आवश्यकता है, तो अपचय के माध्यम से ग्लूकागोन से ग्लाइकोजन चेंज होकर ग्लूकोज में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा। तो इस प्रकार अधिक से कम में होना, अधिक से कम में होना क्या है, अपचय है, कैटाबॉलिज्म है। कम से अधिक होना एनाबॉलिज्म है, उपचय है, उपचय है, ये ध्यान रखना। उपचय रचनात्मक चयापचय होता है, इसके अंतर्गत सभी जैव रासायनिक क्रियाओं का समावेश होता है, जिनसे कोशिकाओं का निर्माण, कोशिकाओं का विकास, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। इसके साथ साथ शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए ऊष्मा उत्पन्न करता है। उपचय को बायोसिंथेसिस भी कहते हैं, बायोसिंथेसिस भी कहते हैं, एनाबॉलिज्म को बायोसिंथेसिस भी कहते हैं, स्मरण रखना है। और उपचय की 3 अवस्था है। पहली में प्राथमिक अणुओं का उत्पादन, दूसरी में एटीपी से ऊर्जा का प्रयोग करके ऊर्जा को सक्रिय करना, और तीसरा प्राथमिक अणुओं को जोड़कर बड़े बड़े और जटिल अणुओं का निर्माण, जैसे एमिनो एसिड से प्रोटीन। तो ये 3 है, अणुओं का उत्पादन 1, ऊर्जा को सक्रिय करना 2, और अधिक अणुओं का मिलकर एक जटिल अणु का निर्माण करना, का निर्माण, ये उपचय का कार्य। अब सभी का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। तो भोजन में प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च और शर्करा के रूप में होती है, अग्नाशय रस एंजाइम्स द्वारा मोनोसैकेराइड्स में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो मोनोसे ग्लूकोज में कब होती है, जो ग्लूकागोन जुड़ता है, ग्लूकागोन के माध्यम से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाती है। ग्लूकोज लीवर में होने वाली मेटाबॉलिज्म क्रिया, चयापचय क्रिया में प्रयुक्त होता है। ग्लूकोज लीवर में होने वाली मेटाबॉलिज्म क्रिया में प्रयुक्त होता है। शेष ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन द्वारा ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर संचित रहता है। शेष इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर संचित रहता है। जब ये ग्लाइकोजन में बनना बंद हो जाता है, तब ये हम क्या कहते हैं, डायबिटीज। तो इंसुलिन क्या है, या तो अच्छे से नहीं है, या बन नहीं पा रहा है, या फिर इंसुलिन कम बन पा रहा है, इसलिए शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जब शरीर की कोशिकाओं को अतिरिक्त ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है, तो यकृत में संचित ग्लाइकोजन ग्लूकागोन हार्मोन से ग्लूकोन में परिवर्तित होकर रक्त प्रवाह के द्वारा समस्त कोशिकाओं तक पहुंचा जाता है। डायबिटीज वालों में ये भी है, लीवर में जब कम पड़ जाता है ये शर्करा, तो उनको शुगर की मात्रा कम भी हो जाती है। ठीक है, तो जो लीवर में भी, तो लीवर की प्रॉब्लम होने के कारण उनके साथ 2 समस्याएं एक साथ हो जाती है, या तो शुगर बढ़ जाना, या लीवर में प्रॉब्लम हुई तो शुगर घट भी जाना। इसलिए लीवर का भी स्वस्थ रहना उतना ही आवश्यक है डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए। वसा का चयापचय, पाचन नली में पहुंचते ही वसाएं लाइपेज, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में विघटित हो जाती है। तो वसा, जितने फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, वो लाइपेज और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में विघटित हो जाते हैं अग्नाशय रस द्वारा। अग्नाशय से वही ग्लूकागोन, इंसुलिन, ये सोमेटोस्टेटिन, ये 3 हार्मोन्स निकलते हैं, तो शरीर के अंगों को शक्ति प्रदान करते हैं। शेष वसीय अम्ल का लीवर में ऑक्सीकरण होके सैचुरेशन हो जाता है, विसंतृप्तिकरण हो जाता है, हो जाता है। अब प्रोटीन का चयापचय, पाचन नली में भोजन की प्रोटीन जठर रस, अग्नाशय रस और आंतरिक रस के एंजाइमों द्वारा एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाती है, और शरीर की समस्त कोशिका और ऊतक के लिए उपलब्ध हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। तो पाचन नली में ही फिर जठर रस, मतलब गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस और जो आंतों के जूस है, इनके माध्यम से वो एमिनो एसिड में बदल के सबके लिए उपलब्ध हो जाता है। अब बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, बीएमआर क्या है, शरीर की विश्राम अवस्था में शरीर में होने वाले चयापचयी परिवर्तनों को आधारी चयापचयी कहते हैं। ठीक है,
शरीर की विश्राम अवस्था में शरीर में होने वाली चयापचयी परिवर्तनों को आधारी चयापचयी कहा जाता है, अर्थात बीएमआर कहा जाता है। ठीक है, जीवित रहने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा ही आधारी चयापचयी है। जीवित रहने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा ही आधारी, तो इतनी मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए ऊर्जा। शरीर या जीवन निर्वाह के लिए शक्ति या ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो आहार द्वारा प्राप्त होती है। सभी जीवों के ऊर्जा के स्रोत अन्न, जल और अग्नि है, अर्थात सूर्य है। भोजन की कैलोरी मूल्य, इसी भोजन पदार्थ का मूल्य उसके ऑक्सीकरण होने पर उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा या उसकी शक्ति से मापा जाता है। तो ऊर्जा की शक्ति को कैलोरी में मापा जाता है। एक कैलोरी ऊष्मा या शक्ति की वह मात्रा जो 1 लीटर जल का तापमान 1 सेंटीग्रेड डिग्री बढ़ाने तक आवश्यक होती है। ठीक है, तो कैलोरी है। कैलोरी का अभिप्राय हमेशा किलो कैलोरी में ही होता है। कैलोरी ये ऐसे नहीं बोलते, कितनी ऊर्जा हम किलो कैलोरी में बोलते हैं, 1000 किलो कैलोरी। जैसे 3800 जो अधिक काम करता है प्रौढ़ व्यक्ति है तो 3800 किलो कैलोरी उसको चाहिए। तो कैलोरी का मापन हमेशा किलो कैलोरी में होता है। तो 1 लीटर जल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है वह ऊर्जा कैलोरी कहलाती है, कैलोरी कहला रही है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ की कैलोरी मूल्य भिन्न भिन्न होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से उत्पन्न ऊर्जा 4.1 किलो कैलोरी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न ऊर्जा 4.1 किलो कैलोरी होती है, लेकिन 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा 9.2 किलो कैलोरी होती है। इसलिए वसा में इनसे अधिक ऊर्जा होती है। मानव शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता सामान्यतः प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को 1500 से 2100 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कठिन परिश्रम करने वालों के लिए हमने 3800 किलो कैलोरी का पढ़ा था, और सामान्य श्रम वालों के लिए 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। सामान्य स्त्रियों के लिए 1800 किलो कैलोरी ठीक है, एक अधिक श्रम कर रही है उनके लिए 2100 से 2400 किलो कैलोरी आवश्यक है। बिस्तर पर पड़े रोगी के लिए 1200 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन से प्राप्त कैलोरी ऊष्मा शरीर के वजन घटने से बचाता है, शरीर के ताप को नियंत्रित और स्थिर बनाए रखता है, कोशिकाओं, ऊतकों, ग्रंथियों को क्रियाशील बनाता रहता है। अब आधारी चयापचयी दर बीएमआर शरीर की कोशिकाओं की न्यूनतम सामान्य क्रिया को स्थिर रखने के लिए शरीर द्वारा प्रयुक्त कुल ऊर्जा चयापचयी दर कहलाती है। हमारा शरीर सामान्य स्थिति में चले, कुछ भी अधिक एफर्ट नहीं कर रहा, चाहे वो सोए हुए हैं, उस समय जितनी ऊर्जा शरीर को आवश्यकता पड़ती है वह बीएमआर कहलाती है, आधारी चयापचयी दर। और दर वही आधारी चयापचयी है। तो पुरुषों के लिए 72 किलो प्रति घंटा अपने आप खर्च होता ही है शरीर में। बड़े बड़े शरीर में भी 72 कैलोरी प्रति घंटा ऊर्जा खर्च होती है, और स्त्रियों के लिए बड़े बड़े शरीर में भी 64 कैलोरी ऊर्जा प्रति घंटे खर्च होती है। तो सोने पर भी ऊर्जा खर्च होती है, तो ये सामान्य ऊर्जा खर्च होने को बीएमआर कहते हैं। अब बीएमआर को कौन कौन प्रभावित करता है, कब कब बीएमआर बढ़ जाती है या घट जाती है? तो चयापचयी दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो शरीर सतह का क्षेत्रफल, तो शरीर का क्षेत्रफल, मोटा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, ठीक है, तो पुरुषों के, स्त्रियों का सतही क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए पुरुषों की चयापचयी रेट अधिक होती है, बीएमआर अधिक होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ भी चयापचयी दर उत्तरोत्तर कम होती चली जाती है, क्योंकि आयु अधिक बढ़ रही है तो शरीर सिकुड़ता जाता है, इसलिए कम हो जाती है। शारीरिक परिश्रम, तो शारीरिक श्रम करने वाले लोगों का बीएमआर अधिक, ऊर्जा अधिक खर्च होती है, इसलिए कम श्रम वालों की कम होती है, अधिक की अधिक। स्वभाव, शांत व्यक्तियों की बीएमआर कम होती है, उत्तेजनशील व्यक्तियों की बीएमआर अधिक होती है। मानसिक तनाव और शोषण व हृदय गति बढ़ जाने से भी बढ़ जाती है। ज्वर होने पर बीएमआर बढ़ जाती है, इसलिए व्यक्ति ज्वर होने पर दुबला पतला हो जाता है, नई ऊर्जा ले नहीं पाता है, तो वही ऊर्जा शरीर के जो अंदर संचित फैट वेट है सबको खाने लगता है, तो उसका उपयोग होने लगता है। भोजन, प्रोटीन युक्त आहार में बीएमआर अधिक होती है, और कार्बोज युक्त और वसा युक्त आहार में बीएमआर कम होती है। उपवास में भी बीएमआर कम हो जाती है। ठीक है, जब बीएमआर धीमी हो तो एफिनिफिन और थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। थायराइड ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन चयापचयी को अधिक प्रभावित करता है। तो कौन सा हार्मोन बीएमआर को प्रभावित करता है? थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन, ठीक है।
और थायरोक्सिन इसीलिए बीएमआर कम हो जाता है, शरीर फूलने लग जाता है, शरीर फूलने। जिसकी बीएमआर अधिक है दुबला पतला होता है, जिसका बीएमआर कम है मोटा होने लग जाता है, मोटा होने लग जाता है। चयापचयी दर चिंता भय क्रोध में बढ़ जाती है, अवसाद में घट जाती है। चयापचयी दर ग्रोथ हार्मोन व अन्य प्रकार के हार्मोन से भी बढ़ जाती है। अब एसडीए एक शब्द अपने यहाँ दिया हुआ है, विशिष्ट गतिज ऊर्जा। खाद्य पदार्थों को पचाने में प्रयुक्त ऊर्जा भोजन की विशिष्ट गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को पचाने में प्रयुक्त ऊर्जा भोजन की विशिष्ट गतिज ऊर्जा कहलाती है। स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन एसडीए, ये भी अपने सिलेबस में है। ठीक है, तो एसडीए कितनी है, और कुछ नहीं है, केवल इतना ही है। एसडीए क्या है, खाद्य पदार्थों को पचाने में प्रयुक्त ऊर्जा भोजन की विशिष्ट गतिज ऊर्जा कहलाती है। ये तो ऊर्जा मिलती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये ऐसी सारणी है हम पढ़ने सामान्य कंक्लूजन के लिए। ठीक है, तो ये देख लेना, इस प्रकार ये अपना पूर्ण हुआ।